गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का 11th क्लास की फर्स्ट क्लास में स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की हम शुरुआत करें, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो 11th क्लास में दो पार्ट हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये इरेटोस्थनीज ने दिया था। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भौतिक पर्यावरण की बात अगर हम करें तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति के बारे में बताता है कि इंडिया की लोकेशंस की अगर हम बात करें तो ये आपको पूरा का पूरा एक मैप दिख रहा है। थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं तो ये चीज़ हमें इस तरह से दिखता है। ये हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी मुख्य रूप से 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में बटी हुई है। इनमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यानी एशिया महाद्वीप के नीचे की तरफ ये भारत की स्थिति है। यहाँ अगर हम देखें तो ये इंडिया है। अब भारत की स्थिति जब पूछी जाए तो विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, दो तरीके होते हैं याद करने के। एक तो ये होते हैं कि हम उन नोट्स को पढ़ते जाते हैं, दूसरा ये होता है कि आप मैप के थ्रू उस चीज को याद करें। मानचित्र के द्वारा हम कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ ये आपके सामने एकदम क्लियर दिख रहा है। यहाँ ये इस तरह से बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य क्यों कहते हैं, भूमि के बिल्कुल मध्य से निकली हुई है। इस भूमध्य रेखा के आधार पर पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया, 2 गोलार्ध में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिण की तरफ वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो इस भूमध्य रेखा के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में आता है, बिल्कुल सही, आप लोगों ने एकदम सही सोचा कि ये उत्तरी गोलार्ध में आता है। फिर दूसरा, यहां इस तरह से एक रेखा खींची हुई है, यानी फिर बात आती है यहाँ ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके इस तरफ वाला भाग पश्चिमी भाग कहलाएगा, इस तरफ वाला पूर्वी भाग कहलाएगा। तो भारत देशांतर के आधार पर कौन से भाग में आएगा, पूर्वी भाग में। तो हम कह सकते हैं विश्व के संदर्भ में भारत की जो स्थिति वो क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको ये आसानी से याद रहेगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो उत्तर से दक्षिण आपने रेखाएं बताई है ये क्या है। तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या है। देशांतर क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जो चीज़ मैं आप लोगों को बताई है वही है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विश्व के संदर्भ में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है, जो अभी हमने मानचित्र के द्वारा समझा। दूसरा है, इसकी जो लोकेशन देखी जाए तो ये हिंद महासागर के उत्तर में, यानी भारत के दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, चीन के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में और पाकिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित है, और बांग्लादेश के पश्चिम में या म्यांमार के पश्चिम में। यानी ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ ये रेड कलर का इंडिया दिख रहा है, इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी लोकेशन को। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, इधर अरब और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व दिशा में स्थित है, इधर म्यांमार और इनके पश्चिम दिशा में स्थित है। ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। तो इस तरह से हम जब मानचित्र को अच्छे से समझ जाएंगे तो इसके पूरा एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो ये है भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, मेन बेसिक क्या चीज है ये। सबसे पहली चीज ये आती है अक्षांश। अक्षांश क्या होता है, 2 चीजें होती है, एक तो अक्षांश और अक्षांश रेखा। अक्षांश क्या होता है, पृथ्वी के बीच में एक सेंटर लाइन खींची गई है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है कि अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। अक्षांश क्या कहलाएगा, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ जो कोणात्मक दूरी होगी वो अक्षांश कहलाएगा। जैसे मान लिया आपने यहाँ ये एक लाइन खींची है, यहाँ पे आपने चांदा रख दिया,
जिसके थ्रू हम लोग डिग्री मापते हैं, वहां से आपने क्या किया, डिग्री 0 डिग्री, 1 डिग्री, 5 डिग्री यहाँ डॉट डॉट लगा दिए और फिर जो 5 डिग्री को समान डिग्री को मिलाने वाली रेखा को खींच दिया तो वो अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की तरफ की कोणात्मक दूरी कहलाती है और अक्षांश रेखा को जब हमें परिभाषित करना होगा तो हम कहेंगे समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। फिर अक्षांश रेखाओं की डायरेक्शन कौन सी होगी, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। और फिर इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं क्यों हैं, क्योंकि हमने इसको इमेजिनरी लाइन माना है, कहीं कोई ऐसी लाइन खींची हुई नहीं है पृथ्वी पर। दूसरी चीज, दूसरा विस्तार हमने देखा देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांश के बारे में एक और हम कह सकते हैं कि अक्षांश क्या है, पूर्ण वृत्त है, पूरा का पूरा एक गोला है, पूरी की पूरी पृथ्वी पर लाइन खींची गई। इसकी एक और विशेषता है, जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे अक्षांश के जो वृत्त हैं वो क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा वृत्त आता है तो भूमध्य रेखा वाला वृत्त, 0 डिग्री वाला सबसे बड़ा वृत्त कहलाएगा। और उत्तर और दक्षिण की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं 90 डिग्री ओनली पॉइंट है, केवल बिंदु है, इसलिए उसको अक्षांश रेखा नहीं कहेंगे, ठीक है, अक्षांश जरूर कहलाएगा। अब हम भारत की बात करें तो भारत के विस्तार को समझना जरूरी है। भारत के विस्तार को अगर हम देखें तो भारत का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट कहलाता है। यानी भारत का अगर संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आप क्या लिखेंगे, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत का विस्तार है। ये संपूर्ण भारत का है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत की मुख्य भूमि से विस्तार कितना है, तो यहाँ ये केरल वाली चीज आती है। केरल के यहाँ ये बॉर्डर से शुरू होती है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है। फिर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। जब भी आप देशांतर लिखेंगे तो वहां आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा कि कौन सी दिशा में है। भारत, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए जो अक्षांश रेखाएं होगी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यह हुआ हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक का जो विस्तार है, इनके बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अब ये जो अंतर है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज को हम समझें। जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 2 तरह की गतियां कर रही है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। घूर्णन गति, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है। कौन सी दिशा से घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, इसीलिए पूर्वी भाग पहले आता है, पश्चिमी भाग का टर्न बाद में आता है। अब पूर्व से पश्चिम की तरफ ये घूम रही है तो एक देशांतर को पार करने में इसको कितना समय लगता है, एक देशांतर को पार करने में इसको लगते हैं 4 मिनट। तो यहां से यहां तक इसको आने में कितना टाइम लगेगा, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 30 मिनट का अंतर है। तो यहां अगर हम इस चीज को समझें तो यहां ये 30 डिग्री का अंतर है, इनटू हम 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 120, 120 मिनट इसको लग जाएंगे। 120 मिनट जब हमें लगेंगे तो हम क्या कहेंगे कि यहां से यहां आने में इसको 120 मिनट्स लगे। 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो यहां अगर सूर्योदय 4 बजे होता है तो यहां सूर्योदय 2 घंटे बाद 6 बजे होगा। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि हमारे भारत में ऐसा नहीं है, हमारे तो सब जगह एक साथ समय चल रहा है। इस चीज को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि भारत का जो ये विस्तार है, यहां ये आप एक डेट लाइन देख रहे होंगे, डॉट डॉट में जो लाइनिंग है, ये 82.5 यानी 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को हमने क्या माना है, ISD, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन। यानी ये हमारी भारत की याम्योत्तर या मानक अक्षांश मानी गई है। इस अक्षांश को हमने सेंट्रलाइज माना गया है। इसी अक्षांश का जो स्थानीय समय है वो संपूर्ण भारत का समय माना जाता है। और क्योंकि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने एक ही मानक समय रेखा को माना गया है। और जहां जिन देशों का पूर्व से पश्चिम ज्यादा विस्तार होता है
वहां मानक समय की संख्या अधिक हो जाती है। जैसे अमेरिका में 6 मानक अक्षांश माने गए हैं। अब यहाँ इसके आधार पे हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा समय चलेगा। एक साथ ही यहाँ एक चीज और आती है, डॉट डॉट लाइन, यहाँ पे एक ये लाइन आ रही है बीच में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें तो ये अक्षांश रेखा जो है, इस अक्षांश के आधार पे हम भारत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। 23.5 डिग्री के उत्तर वाला भाग क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध, और 23.5 के नीचे वाला उष्ण कटिबंध कहलाएगा। अब यहाँ ये हुई भारत की प्रमुख अक्षांश और देशांतरी रेखाओं की स्थिति। और इसके बाद में हम यहाँ आगे बात करेंगे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत का लास्टतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और उत्तर का सबसे ऊपरी वाला भाग इंदिरा कोल कहलाता है। ये जो हमने भी डिस्कस किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भारत की संपूर्ण भूमि का विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। फिर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने डिस्कशन करेंगे हम, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। उत्तर से दक्षिण विस्तार यानी जो उत्तर का बिंदु है वहां से लेके दक्षिणतम बिंदु तक जो हमारी टोटल दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार यानी पूर्व से पश्चिम तक जो फैला हुआ है, इसका विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। इसके अलावा एक जो चीज इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है, भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र, सीमांतर्गत यानी भारत के विस्तार के अलावा जो इसकी सीमा में आता है वो क्षेत्र कितना है, समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक का फैला हुआ क्षेत्र सीमांतर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानक मील 63,360 इंच कहलाती है, समुद्री मील 72,960 इंच कहलाती है। एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर यानी 1.584, और एक समुद्री मील लगभग 1.6 मीटर जो रहती है 1.824 ये कहलाती है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो ये लगभग कितने का है, 30 डिग्री का इसके बीच में अंतर पाया जाता है। फिर है अक्षांशीय विस्तार से भारत को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग एक समान सी रहती है, और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी है कितनी, 111 किलोमीटर दूरी होती है। कुल अक्षांशों की संख्या जैसा कि मैंने आपको बताया 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ और एक 0 डिग्री को जोड़ेंगे तो 191 टोटल अक्षांशों की संख्या आएगी। और अक्षांश रेखाओं की संख्या जब आएगी 179 आएगी, 169 आएगी, 179 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उत्तर और दक्षिण यानी 90 डिग्री वाले वो क्या है, सिर्फ बिंदु है, वो अक्षांश रेखा नहीं है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एक डॉट होता है उसको हम रेखा नहीं कहते, बिंदु और रेखा में अंतर है। तो यहाँ वो अंतर होने के कारण ही यहाँ अक्षांश रेखाओं की संख्या आते ही 179 आएगी। फिर उसके बाद में है अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो ये अक्षांश क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। और देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें, क्योंकि ये अर्धवृत्त होते हैं तो टोटल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 है, और 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम, तो ये 360 डिग्री हो जाते हैं। फिर है सूर्य को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, जैसा कि अभी हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा था कि 30 डिग्री का अंतर है उसमें 120 मिनट लगते हैं उसको टाइम। फिर उसके बाद में भारत के पूर्वी भाग में जो सूर्योदय, जैसा कि मैंने आपको नक्शे के द्वारा बताया था, वहाँ 4 बजे हो रहा है, तो पश्चिम में कितना होगा, 6 बजे होगा, क्योंकि 30 डिग्री का ये अंतर है और इसको 120 मिनट लगते हैं। किंतु फिर भी भारत में सभी स्थानों पर एक ही समय है, ये भी हमने मानचित्र के द्वारा समझा था, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, और इसी मानक समय के आधार पर हमारे भारत की सारी घड़ियां चलती। और ये ग्रीनविच समय से कितने मिनट आगे हैं, 5.5 घंटे हम लोग आगे की तरफ हैं। यानी अगर ग्रीनविच में यानी लंदन में 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ क्या होगा, 5:30 होंगे, यानी हम उनसे
5.5 घंटे आगे की तरफ चल रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, ये भी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, पूर्व से पश्चिम जिन देशों का विस्तार बहुत अधिक होता है वहां पर मानक समय 1 से अधिक लेनी होगी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है तो लगभग 6 मानक समय रेखाएं वहां बनाई गई है। उसके बाद में भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व की भूमि का लगभग कितना है, 2.4% भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का विश्व में 7वां नंबर का स्थान है। तो ये इससे 6 बड़े देश कौन से हैं आप सोचिएगा और उनकी एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से कंट्री हमारे हमसे बड़े हैं। फिर आता है भारत का आकार। भारत के आकार की अगर हम बात करें तो ये भारत का आकार है, लगभग ये इस तरह से इंडिया दिखाई देता है। अब इस आकार में 2 चीजें आती हैं, एक तो हम क्या करते हैं किसी भी मानचित्र को भौगोलिक मानचित्र के रूप में देखते हैं और दूसरा होता है राजनीतिक, यानी फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें देखेंगे वहां कौन कौन सा क्षेत्र है, कैसा भूभाग है, उन सब चीजों की स्टडी करेंगे। लेकिन जब हम पॉलिटिकल मैप की बात करें तो हम देखेंगे कितने राज्य हैं, उसकी राजधानियां क्या हैं, प्रमुख नगर कौन से हैं, उन सब की हम लोग बात करेंगे। अब इसके बाद में अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं भारत के आकार की कि यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, तो यहाँ ये आपको पूरा मैप दिख रहा होगा। जो ये ब्लू कलर की पूरी लाइन है, जो रेंज दिख रही है वो क्या है, हिमालयन रेंज। द हिमालयन रेंज यानी उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत वाला विस्तार वाला क्षेत्र ये कहलाता है। इसके जस्ट नीचे की तरफ वाला भाग क्या है, विशाल मध्यवर्ती मैदान कहलाता है। इस मैदान की अगर हम बात करें तो इसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज का मैदान कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे ये दक्कन प्लेटो, दक्षिण का पठार कहलाता है, जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण के पठार के इस तरफ ये नीचे जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो समुद्री तटवर्ती मैदान कहलाते हैं। ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान है, ये पूर्वी तटवर्ती मैदान कहलाता है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, यानी ये मरुस्थल प्रदेश कहलाता है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं हमने भारत को मुख्य रूप से कितने भौतिक भागों में बांटा है, 5 भौतिक विभागों में बांटा है। फर्स्ट, आप सही सोच रहे हैं, उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा, विशाल मध्यवर्ती मैदान जिसे गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तीसरा, दक्षिण का पठार। चौथा, ये कहलाएगा पश्चिमी थार का मरुस्थल। और 5वां, समुद्र तटवर्ती प्रदेश। लेकिन कुछ विद्वानों ने द्वीप समूह को अलग बांटा है, जबकि जब हम समुद्र तटवर्ती प्रदेश की बात करेंगे तो उसमें हम द्वीप प्रदेशों को भी शामिल कर लेते हैं। इसके बाद में यही चीज यहाँ बताई गई है कि भारत के आकार से इसे विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया गया है। भारत का उत्तरी भाग हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, मध्यवर्ती भाग विशाल मैदान से, पश्चिमी भाग थार का मरुस्थल कहलाता है, दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, फिर समुद्र तटवर्ती मैदान इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में भारत और उसके पड़ोसी। भारत और उसके पड़ोसी को अगर हम मैप से समझें तो मानचित्र से हम कोशिश करते हैं इसको अच्छे से समझने की। ये देखिए आपके सामने पूरा का पूरा एक इंडिया का मैप दिख रहा है। ये भारत का जो विस्तार है, ये पूरी ब्लू लाइन जो दिख रही है वो पूरा का पूरा इंडिया का विस्तार बताया गया। अब यहाँ हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों को याद रखने का तरीका क्या है, आप सीरियल से उनको याद कीजिए, सीक्वेंस से याद कीजिए। सबसे पहले ये हमारा है पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। फिर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान जो कि सबसे कम सीमा टच होती है इसकी, ये अभी ये पीओके वाले क्षेत्र से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके से जुड़ी हुई है। इसको, इस सीमा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर लगा है इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ वाले बॉर्डर को किस नाम से जाना जाएगा, सही सोच रहे हैं जो विद्यार्थी जिन्होंने थोड़ा सोचना शुरू किया है। आपको पता हो तो पहले ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, यानी पाकिस्तान के 2 पार्ट थे, आधा पाकिस्तान इधर और आधा इस तरफ। तो इसीलिए जब हमने पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लाइन बनाई वो रेड क्लिफ रेखा है, तो यहाँ वाली लाइन को भी रेड क्लिफ लाइन ही कहा जाएगा। अब इसके बाद में देखो हमने देश पढ़े, तो देश कौन कौन से हमारे पड़ोसी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और इधर ये श्रीलंका, और यहाँ एक मालदीव और आता है। तो समुद्र
तो ये हमने देखा, ये भारत का पूरा विस्तार है। इस विस्तार में हमारे पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, उन सब देशों की हमने बात की। इन देशों के बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 2 चीजें और आती है, वो है खाड़ी तथा जल संधि में अंतर। खाड़ी और जल संधि में अंतर क्या है? खाड़ी क्या होती है? खाड़ी जैसे बंगाल की खाड़ी और ये सारी खाड़ी, जल का वह भाग होता है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है और एक मुहाना स्थल भाग से जुड़ा हुआ रहता है। खाड़ी का वह भाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है और एक भाग स्थल से उसका मुहाना जुड़ा रहता है। फिर है जल संधि, क्या कहलाएगी? 2 द्वीपों, 2 महाद्वीपों, 2 बड़े जल स्रोतों के बीच में स्वाभाविक रूप से बनी हुई एक सखड़ी पट्टी जल संधि कहलाती है। यानी ये हमारे यहाँ पाक जल संधि कहलाती है या पाक जल डमरू मध्य कहलाता है, जो श्रीलंका और भारत के बीच में नेचुरल रूप से बना हुआ है। अभी जो हमने पढ़ा इसको एक बार हल्का सा हम रिवीजन कर लेते हैं संक्षिप्त में। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं इसकी, ये देखिए आपको विश्व का नक्शा दिख रहा है, इंडिया लोकेशंस मैप, जिसके अंदर हमने ये देखा कि भारत की जो स्थिति है वो स्थिति क्या है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर हमने ये पढ़ा कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में और म्यांमार के कौन सा दिशा हो जाएगा? पश्चिम में, और पाकिस्तान वगैरह के पूर्वी भाग में ये स्थित है। फिर इसके बाद में दूसरी चीज हमने पढ़ी, ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में हमने ये पढ़ा भारत की जो स्टार्टिंग है, संपूर्ण भारत का विस्तार अगर देखें तो अंतिम बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का विस्तार है। और मुख्य भूमि से बात करें तो यहाँ से हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में विकसित है। फिर इसके अलावा हमने ये चीज पढ़ी थी उत्तर से दक्षिण विस्तार। ये जो देखो रेड लाइन यहाँ दिख रही है, उत्तर से दक्षिण विस्तार ये कितना है? इस विस्तार की अगर हम बात करें तो ये विस्तार हमारा कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम अगर हम देखें तो 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है। ये विस्तार भी हमें ध्यान होना चाहिए कि 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट वाली चीज में ये पढ़ा था, भारत के आकार को लेकर हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि हमारा भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश में भारत को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है वो हिमालयन रेंज है, ग्रीन कलर का जो है नॉर्थर्न प्लेन्स कहलाता है, यानी उत्तर का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय पर्वत, मध्यवर्ती विशाल मैदान, पश्चिमी थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार और ये समुद्र तटवर्तीय प्रदेश। ये हमने 5 प्रदेश पढ़े। और उसके बाद में हमने ये पढ़ा भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश में हमने देखा इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। और लास्ट जो बिंदु हमने देखा खाड़ी और संधि के अंतर्गत अंतर। आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार वीडियो देखिए, उसके बाद में आप कोशिश कीजिए जो इस पाठ के अंत में प्रश्न उत्तर दिए हैं उन्हें करने की, और आप इनके प्रश्नों का आसानी से जवाब दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।